वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने साक्षात्कार में आज हमारे साथ हैं आजादपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट प्रधान वेद प्रकाश जी। प्रधान वेद प्रकाश से आज हम जानेंगे कि एलसीवी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी आखिर समस्या क्या है। स्वागत है आपका वेद प्रकाश जी। धन्यवाद ब्रजेश ओझा जी। वेद प्रकाश जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो एलसीवी के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनकी मुख्य समस्या क्या है। दरअसल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ ब्रजेश ओझा जी कि हमारे हम ट्रांसपोर्टर हुए, सरकार ने इतनी बंदिश में बांध दिया है। आज जैसे लाइन चेंजिंग, नो एंट्री, 10 साल पुरानी गाड़ी, पॉल्यूशन, एक धोखा जिसका के सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। पोल्यूशन गाड़ियों से क्या ये पोल्यूशन गाड़ियों, आज ऐसा भ्रष्टाचार देश में हो चुका है, पोल्यूशन के नाम पे धोखा खिलवाड़ किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर के साथ कि मैं जितना कहूँ उतना कम है। अब जैसे लाइन चेंजिंग, हमारी गाड़ी लाइन में चल रही है जिसके कि हमारे को लाइन बीच वाली चाहिए। हमें गंतव्य स्थान से जिस जहां पर माल छोड़ना होता है हमें सीधे जाना होता है ना, हमारे लिए लाइन होनी नहीं चाहिए। हमें लाइन के अंदर ऐसा बांध दिया जैसे रेलवे लाइन की पटरी, इस पर जाएगा तो तुम्हें मारा जाएगा। हमारी गाड़ी का पहिया थोड़ा इधर निकलता है, निकलते ही पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई सुनता नहीं, कोई कुछ नहीं करता। उसको उस बंदी थोड़ा सा टायर निकलते ही लगाओ साइड में, उसे उठा करके चलान करके उसको गाड़ी को जब्त करके और उसको बांध दिया जाता है। और उसके बाद पड़ताल करके उसको 15 से जुर्माना 5,000 कर करके 15 से 20 दिन के लिए फिर नोटिस पे भेज दिया जाता है। उसकी रोजी रोटी जो उसकी फाइनेंस गाड़ी जो है वो किस्त उसकी कैसे जाएगी, कैसे उसकी रोजी रोटी चलेगी। सबसे ज्यादा सड़कों पर जो भ्रष्टाचार है वो सड़कों पर ट्रांसपोर्टरों के लिए किस विभाग में है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारा इन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि हमारी गाड़ी, अब हम चलते हैं बॉर्डर से, अब हमें जाना है बॉर्डर पार, तो हम कैसे जाएंगे? वहां से चलने के बाद लिखा था दिल्ली में पढ़ाएंगे धन्यवाद पहले ही अंदर घुसते हुए ट्रैफिक वो रुकाता है, कहता है जी आओ लगाओ साइड में। वो कहता है जल्दी का चलान करो। अब गाड़ी किसी का चलान करोगे? अब ड्राइवर को इतना डांट दिया जाता है, धमका दिया जाता है, वो बाबूजी करके उसे छोड़ा जाता है। उसको जल्दी कर, उसके 1,500 लेकर के या उसका चलान करके उसे प्रताड़ित किया जाता है। और उसके बाद वो फिर पॉइंट वो पहुंच अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाता, अन्यथा रास्ते में से नॉन एंट्री आती है। रोजी रोटी पर कितना असर पड़ा है वेद प्रकाश जी? अभी फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट जो कुछ सरकार की नीति आई है तो उससे रोजी रोटी पे आपको क्या लगता है, कितनी समस्या आई है अभी ट्रांसपोर्टर्स पे? रोजी रोटी तो इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या बताऊं, मैं जब से जीएसटी का माध्यम हुआ है उस जीएसटी ने तो हमारे कमर ही तोड़ दी है। हमारा कारोबार ही खत्म हो चुका है। कारोबार अब जो तो थोड़ा बहुत था वो भी नहीं। अब सुबह से लेकर शाम तक 5-5, 7-7, 8-8 दिन तक गाड़ी खड़ी रह जाती है। अब जो गाड़ी हमने फाइनेंस कराया किया उसका कर्जा कैसे उतारेंगे? वो अब गाड़ी खड़ी है चलेगी तो कैसे कि उसका फाइनेंस का पैसा दिया जाएगा? इसके अब इस टाइम हालात ऐसे हो चुके हैं। मोदी साहब से हमें बहुत उम्मीद थी कि आज हमने मोदी साहब के लिए बहुत मदद की। मोदी साहब को हमने जिसको कहा कि मोदी जी को वोट दे दो, मोदी को वोट कर दो, मोदी जी, आज मोदी जी ने हमारे लिए कोई ध्यान नहीं दिया है, ट्रांसपोर्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। और ट्रांसपोर्ट ने आज भारत देश जगत को पूरा देश ट्रांसपोर्ट सेवा कर रहा है और आगे भी अगर ऐसा रहा तो आगे सेवा करने लायक नहीं रहेगा। अभी एक ट्रांसपोर्टर ने उत्तराखंड में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड में क्या वाकई इतनी समस्या आ गई है कि ट्रांसपोर्टर्स को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? ऐसा अब क्या बना, कहना चाहूंगा आपसे। आज मैंने भी बताया था कि जैसे 10 दिन गाड़ी खड़ी रह गई, अब किसी का कर्जा लिया हुआ है वो तो मांगेगा अपना। अब जब मांगेगा तो वो अब साधन देने का नहीं आएगा तो परिस्थितियां इतनी तंग आ जाती हैं, तो कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, ना जाने ऐसी कितनी परिस्थितियां आती हैं। वेद प्रकाश जी, आपने जंतर मंतर पर भी भूख हड़ताल करी और उस वक्त कहा गया कि ट्रांसपोर्टरों को सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, तो वो आश्वासन और वो जिस वजह से भूख हड़ताल की गई, क्या वो उसका समाधान हो पाया? मैं बिजू भाजी आपसे एक कहना चाह रहा हूँ
कि मुझे 1 मई 2016 में मैं भूख हड़ताल पे बैठा था, तो उस टाइम केजरीवाल जी 8 मई को उनका प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, जो कि मैं उसको ये सोच रहा था कि वो मेरे पास आएंगे। उन्होंने वहां अपना प्रदर्शन तो किया और उन्होंने हमारी सब कोई ध्यान नहीं दिया और अपना प्रदर्शन कर करके अपना जो भी जैसे भी था वो करके चले गए, और हम ये चाहता कि आज हमारे से भी मिलके जाएंगे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद हमने वो भूख हड़ताल जारी रखी। वो भूख हड़ताल 10वां दिन हो गया। 10वें दिन हमें बुलाया गया। हमारे 3-4 साथी गए थे, जिसमें वो श्याम सुंदर जी थे और गौड़ जी थे, मोहन जी थे। उन्होंने मुझे बुला करके भूख हड़ताल आप खत्म करो, हम आपके साथ हैं। एक झूठा प्रोपगंडा, झूठा नाटक कर गए, हमें थमा दिया कि हम आपके साथ हैं और आपकी जो मांगे हैं इस पर हम गौर करके, और इसको नो एंट्री है जैसे और लाइन है, इस पर हम ध्यान देंगे और हम आपके साथ हैं। और वो झूठा आज तक उन्होंने झूठा करके और हमें गुमराह करके आज तक धकेल रखा है, जो कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद भी न जाने हम कितने बार केजरीवाल जी के पास गए, कितने बार उसको नहीं दिखाया कि आपने हमें ये 10 तारीख को ये आश्वासन दिया था, आपने कहा था कि मैं आपके साथ हूं। आज ये आप अपना जो आश्वासन दिया था उस पर गौर कर ध्यान दें, जो कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने टाल दिया कि गहलोत जी के पास वही आपका निर्णय करें। मैंने उनको बोल दिया है, हम गहलोत जी के पास भी गए। गहलोत जी ने भी उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट हमारे पास 5 सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए हमारे पास कहाँ पैसा है, कहाँ आमदनी है, आप हमारी तरफ से थोड़ा सा ध्यान दो। तो कहता है जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। हमने फिर कहा कि आप हमें अपना एक वकील प्राउड कर दो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करता, मैं अपना वकील नहीं दूंगा, बाकी कुछ ना कुछ हम कहेंगे। मगर आज तक कुछ नहीं कहा, ना कुछ ऐसी बात हुई और हमें गुमराह किया रखा है। हम इनके पास जा करके आगे थक चुके हैं। थकने के बाद आज ये हालात है कि हमारी रोजी रोटी पे बिल्कुल ताला लग चुका है, गाड़ियां खड़ी हैं, बुरा हाल है। क्या लगता है जो जिस तरह से जो वर्तमान में जो दिक्कतें चल रही है कमर्शियल व्हीकल्स के चालकों की और एसोसिएशन की, आगे भविष्य क्या लगता है इन ट्रांसपोर्टरों का? मैं तो नहीं चाहता, मुझे तो मेरे अपने जीवन का दिखाई दे रहा है कि मैं आगे कोई ड्राइवर बनेगा नहीं। ड्राइवर नहीं बनेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी तो कुछ नहीं चल जाएगा। जब गाड़ी नहीं चलेगी तो रोटी किसको मिलेगी? ना खाना चलेगा, ना दूध आएगा, ना पानी आएगा, ना कुछ आएगा, तो देश कहाँ चलेगा? देश तो भूखे कगार पे आ जाएगा। एक ट्रांसपोर्ट जगत एक ऐसा है, यही देश की सेवा कर रहा है। हमारे देश में देश एक किसान भाई है, जवान हमारे देश में है, ना उन पे ध्यान दिया जाएगा, ना किसान पे दिया जाएगा, ना ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हमारा ट्रांसपोर्ट में एक ड्राइवर है जिसकी परिस्थिति ये हो जाती है, नो एंट्री में खड़ा हो जाता है। अब नो एंट्री में वो खड़ा हो गया तो उसके साथ वो बदसलूकी होती है। वो गाड़ी में अकेला बैठा हुआ है, आते हैं 4-5 बदमाश, आगे से मारते पीटते हैं, निकालते हैं। और सुबह हम देखते हैं रात को हमें गाड़ी नहीं आई, सुबह पता लगता है कि वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। क्या हुआ कि बदमाश आए, मारे पीटा और ले गए। अब सुबह उसको हॉस्पिटल से उसका इलाज कराते हैं। जब ऐसी परिस्थिति जब होगी, जब ड्राइवर साथ ये नो एंट्री की वजह से ऐसा हालात हो जाते हैं, तो कौन ड्राइवर बनेगा, कौन गाड़ी चलाएगा? अच्छा, ये जो समस्याएं हैं ट्रांसपोर्टर्स की, ये क्या लगता है कि सरकार इन समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहती या सुलझा नहीं पा रही? सरकार क्या मैं बताऊं आपको, सरकार चाहे तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती है? वो चाहती नहीं है। सरकार चाहती नहीं है। क्यों सोचते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर, इनको रोजी रोटी इनको दबाया जाए, दबा के रखा जाए। आज वो इतना तरह दबा दिया है कि आज मतलब आत्महत्या करने तक की नौबत आ चुकी है। तो आपने देखा साफ है कि सरकार से ये ट्रांसपोर्टर्स बहुत नाराज हैं। टोल टैक्स हो,
ग्रीन टैक्स हो, ये सब भरते हैं। उसके बाद भी अगर पेट भर की रोटी ना कमा पाए तो ये सरकार के लिए और उस व्यवस्था के लिए सवालिया निशान है जो इनको एक अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई समस्या पर चर्चा के साथ। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।